हिमाचल में सर मामला पलट रहा है। 38 पर वो स्पष्ट जनादेश की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं आप 27 पर अटक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्योर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को काम आई। तीसरी पार्टी जिसका मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में एक सीट का भी नहीं मिलना, ऐसी नौबत आ सकती है कि कई जगहों पर कुलदीप जी आपकी पार्टी की जमानत तक जब्त हो जाए। अभी तक 1% वोट भी नहीं मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है हिमाचल में। इसका अर्थ ये होगा कि आप लगभग सभी सीटों पर डिपॉजिट लूज करने की परिस्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले संबित जी हिमाचल पर देखिए, जहां तक हिमाचल की परिस्थिति है, इसमें आपने बिल्कुल अभी सच बताया है कि एक गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समीक्षा करनी पड़ेगी कि इसमें कितनी सीटें ऐसी हैं जो बहुत नैरो मार्जिन के साथ आगे पीछे चल रही हैं, मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि मैंने इससे पहले आंकलन में कहा था कि जहां तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी राज्य होते हैं, उनका अपना एक तरीका होता है, क्योंकि छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं और इन छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में व्यक्तिगत कनेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इंडिविजुअल बेस्ड इलेक्शंस होते हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ वहां कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या उसके विरोध में हमारे पार्टी का कोई डिसिडेंट खड़ा हो गया है क्या, अगर 500-600 वोट भी हमारा डिसिडेंट काट लेता है तो इससे चुनाव के नतीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के डिसिडेंट खड़े रहे हैं, कई डिसिडेंट्स ने कुछ वोट काटा होगा, 1000, 2000, 2500, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मगर इसके लिए विश्लेषण करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की कमी हिमाचल प्रदेश में रही नहीं। आप भी गई होंगी हिमाचल प्रदेश, जिन गांवों तक हिमाचल प्रदेश में कभी सड़कें नहीं पहुंची थी, जहां पानी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपको अपने लोगों ने ही मारा है, परफॉर्मेंस में आपके अपनों ने ही धोखा दिया है, आप ये कह रहे हैं? होने के कारण, इंडिविजुअल फाइट होने के कारण, डिसिडेंट्स के कारण अभी तक प्रभाव दिख रहा है। इस पे अध्ययन करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आपके अपने लोगों ने ही धोखा दिया है आपको हिमाचल प्रदेश में? मेरा आवाज कट गया है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि बागियों ने जो वहां पर निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में उतरे, वो लगभग 3 अभी भी दिख रहे हैं, 3 से 5 आंकड़ा हो रहा है। उन्होंने बाजी बिगाड़ी है, लेकिन अब तो काफी पीछे बीजेपी होती है। ये वो बॉल है जो बीजेपी ने छोड़ दी, और अगर इन बॉल्स पर बीजेपी ने एक रन भी बना लिया होता, संबित जी अगर आपको आवाज आ रही है, तो इस समय हिमाचल में आपकी सरकार बन रही होती। ये वो गेंद है जहां आपने मिसफील्डिंग की है। देवंकुर हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है आज जब देवंकुर जीत का जश्न है, वहां पर कुछ देर पहले आतिशबाजी की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन, और पीएम यहां दिल्ली में आज बीजेपी दफ्तर में संबोधन करेंगे अपना 6 बजे। बिल्कुल अंजना, इस तरह की उम्मीद शायद बीजेपी के नेताओं को, जमीनी वर्कर्स को नहीं थी। हालांकि पब्लिकली वो जरूर कहते थे कि 140 को क्रॉस कर जाएंगे, पर जब अगर आप उनसे प्राइवेटली बात करते थे तो कहते थे कि बीजेपी 110 या 120 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर जाएगी। तो इतनी बड़ी जो जीत हासिल करने जा रही है बीजेपी, शायद उनको खुद को इस बात की उम्मीद नहीं थी। दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर ढोल नगाड़े और जश्न का माहौल है, और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर नाच गाना कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से अपने कंधों पर बिठा लिया है बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उसको, और यहाँ पर ढोल नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं। यहाँ पर जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन आपको दिखाएं एक बार कि किस तरह से ढोल नगाड़े हैं वो बज रहे हैं। लोगों का यहाँ पर कहना है कि ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। जिस तरह से उन्होंने रोड शोज किए, रैलीज की, जो बीजेपी के लिए कमजोर इलाके माने जा रहे थे, वहां पर जाकर उन्होंने कई बार रैलीज की। उसके बाद की ये जो जीत मिली है उसको जमीनी स्तर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उसने काफी ज्यादा जोश भर दिया है। माना जा रहा है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके परिणाम हो सकते हैं वो 2022 तक सीमित न रहकर 2024 में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक पृष्ठभूमि जो कहते हैं उसको तैयार कर लिया है। गुजरात में इतनी बड़ी जीत की वजह से न केवल बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित हुआ है, पर
जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित या डिमोरलाइज हुए हैं और इतनी बड़ी जीत के साथ बीजेपी मानकर चल रही है कि उसका अगले 1.5 साल में करीबन जो कैंपेन है, क्योंकि अगले साल राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और उससे पहले ये जो पृष्ठभूमि तैयार की गई है गुजरात के चुनाव को लेते हुए, उससे बीजेपी का जो ग्राउंड वर्कर है उसका मनोबल काफी ऊंचा होगा। और देखिए, गुजरात में जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग किया, उसको पता था कि उसका मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, वो अहम बात नहीं है, मुद्दे क्या है वो अहम बात नहीं है, पर जो चुनाव है वो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा है। और हमने देव अंकुर, आपके पास हम दोबारा से आएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अंजना एक दो बातें अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली मॉडल था उसका एग्जैक्टली उसे कॉपी करने की कोशिश की थी गुजरात में। उन्होंने यही कहा हम मोहल्ला क्लिनिक लेकर आएंगे, उन्होंने कहा हम स्कूलों को वैसे ही बनाएंगे जैसे दिल्ली में किया, उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, फिर उन्होंने बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए महीने, महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देने की बात की। यानी पूरा जो फ्री बीज जो दिल्ली का मॉडल था, दिल्ली का विकास मॉडल, उसे उन्होंने गुजरात में वैसे के वैसे ही कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की थी। इसी तरीके से अगर आप कांग्रेस को भी देखेंगे तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को ऐसे ही की कॉपी कर लिया और उन्होंने भी वही फ्री का माल देने की कोशिश की थी। अगर आप कांग्रेस की भी बात करें, उन्होंने भी यही कहा कि हम लगभग वही वादे किए जो आम आदमी पार्टी ने किए थे। लेकिन देखिए, बीजेपी ने जो किया, उन्होंने किसी को यह वादा नहीं किया कि आपको बिल नहीं देना, आपको अपनी किस्त नहीं देनी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उन्होंने कहा हम 10,000 करोड़ का निवेश करेंगे कोल्ड चेन बनाने में, गोदाम बनाने में। फिर वो कहते हैं 25,000 करोड़ का निवेश करेंगे सिंचाई परियोजनाओं में। और उन्होंने जो पूरा जोर दिया वो था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे ताकि सबको फायदा मिले। लेकिन बड़ी बात देखिए जो है, जिस पर लोगों की शायद नजर नहीं गई, बीजेपी ने यह भी कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। बीजेपी ने कहा कि हम आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की पहचान करेंगे और एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे। और बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि दंगों और हिंसक प्रदर्शनों में जो निजी और सामाजिक जो संपत्ति का नुकसान होता है उसका भी हम वसूली करेंगे, उस नुकसान की, वैसे ही जैसे योगी जी करते हैं गुजरात में, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बड़ी बात है अंजना कि दोनों के जो विचारधारा है, तो एक विचारधारा आपको दिखाई देगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, और दूसरी बिल्कुल इससे उलट विचारधारा आपको दिखाई देगी बीजेपी की। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए नेताओं को छोड़ दें, मोदी को छोड़ दें, तो आपको यह समझ में आएगा कि दोनों बिल्कुल अलग अलग विचारधारा और अलग अलग बिजनेस मॉडल और विकास के मॉडल पर चलने वाली पार्टी हैं। और 152 सीट जो मिल रही हैं बीजेपी को, वो ये बताती हैं कि ये जो उनका मैनिफेस्टो है, ये गुजरात के लोगों ने असल में ये फ्री के मॉडल को रिजेक्ट किया है। जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा था उस फ्री के मॉडल का, वो फायदा उनको गुजरात में नहीं हो रहा है। और इसीलिए अभी आप देखिए 7 सीटें, अभी ये तो पता चलेगा कि उनका वोट शेयर कितना है, लेकिन सीटें सिर्फ 7 हैं।